तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण। अधिक उत्पादन देने वाली मेंथा की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। अजोला उत्पादन तकनीक और इसकी उपयोगिता पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से सरसों की बुवाई की होगी, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही होंगी और फसल की इस अवस्था पर कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को आता है, जिसका विपरीत प्रभाव फसल से मिलने वाली उपज पर पड़ता है। तो किसान भाइयों, कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण? इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शामली के NS बादल से। सरसों में इस समय किसान भाई अधिक उत्पादन के लिए क्या करें, मैं जानकारी देना चाहूँगा किसान भाइयों। सरसों में ख़ास तौर से जो अधिक पैदावार ना होने के कारण है कि कीट और बीमारी। सरसों में मुख्यतः दो बीमारी लगती हैं। एक तो सरसों का झुलसा रोग, दूसरा सरसों का सफ़ेदा, यानी कि जिसको आप फफोला के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार कीट में मुख्यतः जो सरसों का है उसको जानते हो आप चेपा के नाम से, जिसको हम माहू कीट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सरसों में लगती है आरा मक्खी, और वो भी आरा मक्खी भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है पत्तियों को। तो किसान भाइयों, मुख्यतः मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सरसों में जो हमारी बीमारी लगती है, सफ़ेद गिरोई में आप लोग के जो सरसों में लक्षण होते हैं, जो पत्ती पर पहले दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा पत्ती पे सफ़ेद आपका जो है फफोले बन जाते हैं और वो आपको एक पत्ती मुड़ने लगती है और उसके साथ साथ ही स्पष्ट दिखाई देता है कि सामान्य पत्ती में और उसमें कितना अंतर। तो उसके लिए जो मैंने अभी जानकारी दी थी आपको, मैनकोजेब। इसी के साथ साथ जो दूसरी बीमारी बताई मैंने आपको, वो झुलसा, वो भी आपने देखा होगा पत्ती ऊपर से नुकीली हो जाती है और सड़न शुरू हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाती है पौधा हमारा, वो भी हमारा जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इन दोनों के रोकथाम के लिए मैनकोजेब दवाई 2 किलो दवा और वो 600 से 700 लीटर पानी में घोल के एक स्प्रे करें। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसमें कॉपर की मात्रा होती है जो सरसों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो 3 किलो पर हेक्टर की दर से आप इतने पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक जो मैंने अभी जानकारी दी थी कि इसमें कीट में मुख्यतः जो माहू या चेपा आप लोग जानते हो, वो बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में से एक है माहू, जिसे एफिड के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप खासकर ठंड के मौसम में, जब वातावरण में नमी अधिक होती है, तब देखने में आता है। ये हरे मटमैले भूरे रंग का छोटा कीट होता है। इसकी शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर एक मधु स्रावित करती हैं, जिससे फसल में फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से फसल में या तो फूल बनते ही नहीं है, अगर फूल बनते भी हैं तो उसमें फलियां कम लगेंगी
और जो फलियां लगेंगी भी उसमें दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन में भी कमी देखने में आती है। तो इस हानिकारक कीट से फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं? किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा। ये बहुत हल्का कीट होता है। कोई भी कीटनाशक दवाई, चाहे डाइमेथोएट हो, चाहे डामोटियान हो, या दूसरी कोई भी एक दवाई लेकर 1 ml दवा 1 लीटर पानी की दर से आप लोग स्प्रे करेंगे, ये कीट का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अधिक उत्पादन देने वाली मेंथा की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मेंथा की खेती करके किसान भाई कुछ समय में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं और इसके लिए आपको मेंथा की उन्नत प्रजातियों तथा नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में उचित जानकारी हासिल होना आवश्यक है। इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए हमारे किसान भाई किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी से। मेंथा का फसल लगाना एक बहुत बढ़िया विकल्प है और किसानों को इससे आमदनी भी अच्छा मिल जाता है और साथ ही साथ खरपतवार में जो लागत आती है वो भी कम पड़ता है। और ये ध्यान दें कि जब इसकी खेती करनी हो तो सर्वोत्तम समय है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जिन किसानों के खेत में रबी की फसल लगी हुई है, रबी की फसल कटाई के बाद भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मेंथा की खेती जो है बलुई दोमट मिट्टी में होती है और जहाँ की मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7.5 हो पीएच मिट्टी का, उसमें अच्छी तरह इसकी पैदावार होती है। तो किसान भाई ये जान ले कि इसका प्रवर्धन सकर्स द्वारा किया जाता है और सकर्स जो है पुराने जो हमारे मेंथा की फसल है 1 साल का पुराना पौधा, उसके जड़ों को अगर उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें सफेद सा जड़ जो होगा उसी को लेना है और जड़ बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए तथा सफेद होना चाहिए। मेंथा की अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत किस्मों की खेती की जाए और अपने राज्य हेतु मेंथा की अधिक उपज देने वाली प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: हिमालय, कोसी, गोमती, कुशल शिवालिक तथा डमरू इत्यादि। इनका औसत उत्पादन लगभग 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसकी बुआई के लिए सकर्स की मात्रा इस प्रकार होती है। 1 हेक्टेयर अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है और जो सकर्स है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें 1 आंख अवश्य होना चाहिए। पुदीने की बुआई 2 विधियों द्वारा की जाती है। पहला नर्सरी तैयार करके तथा दूसरा मुख्य खेत में सीधे बुआई कर सकते हैं। यदि नर्सरी तैयार करके बुआई करनी है तो आइए नर्सरी तैयारी करने की विधि के बारे में जानते हैं। अब आई इसकी नर्सरी तैयार करने की, तो किसान भाई ये समझ ले कि जो खेत की मिट्टी है उसकी भुरभुरी बना ले, 2-3 बार उसको जुताई करे और साथ ही साथ उसमें पाटा भी चलवा दे और इसमें अंतिम जुताई से पहले इसमें 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट को मिलाए और उसके बाद उसमें जो है कृमि नाशक या जो मिट्टी जनित कीड़े हैं उसके बचाव हेतु 10 क्विंटल जो है अपना नीम का खल्ली आता है उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दे। जो खेत है उसको क्यारियों में भाग दे। अगर नर्सरी विधि से हम अगर पौधे को लगा रहे हैं तो नर्सरी को जो लगा रहे हैं हम उसको 5 से 10 फीट जो है उसको बना ले खेतों को और उसमें जो उसकी मेड़ है उसको 1 फीट ऊंचा रखे और उसमें पानी बिल्कुल धान की तरह ही भर दे और साथ ही साथ इसमें जो है 50 किलो गोबर की खाद 5 इंटू 10 फीट जो हम क्यारी बना रहे हैं उसमें अच्छी तरह से उसमें मिला दे और उसकी धान की तरह से पानी जब हम लगा देते हैं क्यारियों में तो सकर्स को है उसको बस छिड़क देना है, छिड़क करके उसमें छोड़ देना है।
तो आप देखेंगे कि मेंथा जो है अच्छी तरह से इसमें जड़ें आ जाती हैं। अब जानकारी लेते हैं रुपाई किए जाने वाले मुख्य खेत की तैयारी के बारे में, क्योंकि फसल की पैदावार खेत तैयारी व उर्वरक प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। इसका सही प्रबंधन नहीं होने पर उपज पर विपरीत असर पड़ता है। जैसे कि इसकी खेती के लिए 150, 60 और 40 NPK केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सदैव जो है मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए इसकी खेती के लिए। मार्च के महीने में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। अप्रैल में जो है 6 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और हर एक कटाई के बाद एक सिंचाई अवश्य है। और सिंचाई के साथ ही साथ आप ये देखें कि अगर हम ये फर्टिलाइजर वगैरह डालना चाह रहे हैं तो यूरिया जो है हमारा हर कटाई के बाद आप यूरिया दे सकते, 2-3 किस्तों में दे सकते हैं। तो इस तरह से सिंचाई के साथ साथ आप उर्वरकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तैयार पौध के मुख्य खेत में रुपाई की। पुदीना की रुपाई करते समय पौध से पौध के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार के बीच 35 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई तकनीकों द्वारा मेंथा की खेती करते हैं तो इससे अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अजोला उत्पादन तकनीक और इसकी उपयोगिता पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इस व्यवसाय में लगभग 70% लागत केवल पशुओं के आहार पर ही खर्च होती है। ऐसे में पशुपालक भाई पशुओं के आहार में अजोला को सम्मिलित कर उन्हें सस्ता और पौष्टिक आहार दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अजोला उत्पादन कैसे करें और इसे अपने पशुओं को कैसे खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ हेमंत कुमार। तो सबसे पहली बात यह है कि अजोला पशुओं के खान पान में बहुत ही अच्छा भोजन के रूप में उभर के सामने आया है और इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 35 से 40% होती है। साथ ही साथ इसमें खनिज लवण 10 से 15% पाया जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण विटामिन एवं अमीनो एसिड की भी जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, जिसको खिलाने से पशुओं में, गायों में, दुधारू जो गाय होती हैं उसमें अगर इसका आप उपयोग कीजिएगा तो इसमें करीब 2 से 3% दूध में वृद्धि हो जाती है गायों में। अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। अजोला धान की खेती में हरी खाद के रूप में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अजोला का प्रसारण इसके प्रभावी वानस्पतिक भागों से होता है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। अब मैं आप लोगों को अजोला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप एक 2 बाई 2 मीटर का एक गड्ढा खोद लीजिए, जिसकी गहराई 0.2 मीटर या 200 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद उसमें आप उस गड्ढे को पॉलीथीन शीट से ढक लीजिए और उस गड्ढे के चारों तरफ उसमें ईंटा लगा दीजिए, जिससे कि पॉलीथीन शीट हवा से उड़े ना। उसके बाद उसमें 10 से 15 केजी चिकनी मिट्टी डाल देना है और उस गड्ढे में उसको चारों तरफ फैला देना अच्छी तरीके से। उसके बाद उसमें 2 किलोग्राम गोबर
एवं 30 ग्राम सुपर फास्फेट डाल देना है। साथ ही साथ उसमें पानी मिला देना है। पानी का ऊंचाई करीब 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद उसमें आधा से 1 किलो अजोला कल्चर आप उसमें डाल दीजिए और इसे 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें जो अजोला का जो कल्चर आप डाले थे वो पूरी तरह से टंकी में फैल गया है। अब उसमें से आप 1 से 1.5 किलो अजोला को निकाल कर अपने पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। अजोला खिलाने में कुछ सावधानियां ही बरतनी पड़ती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी आप अजोला जो अपने पशु को जो 15 दिन के बाद आप निकाल के खिला रहे हैं उसको पानी में अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि क्या होता है कि गोबर के गंध से पशु उसको अचानक से खाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लेना है। इसके अलावा जो पशु को आप ये अजोला खिला रहे हैं उसको एक ही बार में अजोला पूरा नहीं देना, उसको धीरे धीरे करके अजोला को आपको अपने पशुओं में बढ़ाना है, जिससे कि उसको अजोला खाने का आदत लग जाए। इसके अलावा अजोला उत्पादन में कुछ ध्यान देने वाली बात और होती है कि जो अजोला का आप उत्पादन करते हैं तो उस टंकी में सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से नहीं पहुंचना चाहिए। 50% सूर्य का प्रकाश पहुंचे और 50% उसमें छायादार जगह भी होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अजोला की पत्ती जल जाते हैं और उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है या भूरे रंग का हो जाता है। इसके साथ हर 10 दिन में आप उसमें आधा किलो गोबर मिलाइए और हर 30 दिन में उसमें करीब 4 से 5 किलो आप मिट्टी डाला कीजिए। इसके साथ हर 6 महीने में आप अजोला के टंकी को पूरी तरीके से साफ करके स्वच्छ करके नए तरीके से, जैसा मैं शुरू में आप लोग को बतलाया उस तरह से अजोला कल्चर फिर उसमें डालिए। इस तरीके से किसान भाई अगर अजोला अपने घर में उत्पादन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और इससे अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है उरई के कृषक सुशील जाटव ने। यह सर्दी के मौसम में मधुमक्खियों एवं मधुमक्खियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो सुशील जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसके लिए हमें प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले मधुमक्खियों के लिए बक्से हमें ऐसे स्थान पर रखने चाहिए जहां पर फूलों की उपलब्धता हो, जैसे सरसों के खेत हो या फिर ऐसा जंगल हो, साल, सागौन, इस टाइप के वृक्ष हो जहां पर लगातार उन्हें फूल मिलता रहे। बहता हुआ साफ जल होना चाहिए जहां पर मधुमक्खियों को आसानी से जल पीने के लिए मिलता रहे। काई लगा या गड्ढे में इकट्ठा जल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अधिक ठंड के कारण हमारी मधुमक्खियां मरने लगती हैं, जिस कारण से हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए ठंड से मधुमक्खियों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बोरे यथावत लगे हुए होने चाहिए। अगर बोरे हमारे नहीं लगे होंगे तो ऊपर टीन की चादर होती है और शीत ऋतु में मौसम का जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और मौसम हमारे यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम नीचे पहुँच जाता है। उस स्थिति में बोरे जो होते हैं वो ऊपर टीन लगी होने के कारण जब धूप पड़ती है तो बोरे ऊष्मा को अवशोषित करके गर्मी का एहसास कराते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बक्से जो उनका मुख्य द्वार है उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे वो उसे धूप का एहसास होता रहे और मधुमक्खियां धूप निकलते ही अपने काम पर निकलें। कोहरे में बक्सों को कभी नहीं खोलना चाहिए। जब कोहरा या धुंध हो या हल्की बारिश जैसा मौसम हो उस समय बक्सों को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। उस समय पर मधुमक्खियां विचलित होकर के काट भी सकती हैं। मधु निष्कासन करते समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कोहरा ना हो। इस समय मधुमक्खियों के आसपास बहुत सारे खरपतवार तथा छोटी झाड़ियां उग जाती हैं, जिनके सहारे चींटी, चींटा, दीमक, छिपकली आदि मधुमक्खियों पर चढ़कर मधुमक्खियों को खाती रहती हैं और हमारे मधुमक्खियों में मधुमक्खियों की कमी होने के कारण शहद उत्पादन में भी कमी आ जाती है। जमीन में इस समय घास फूस भी अधिक होती है, आसपास पेड़ भी अधिक होते हैं, तो उसको हमें काटते छांटते रहना चाहिए और मिट्टी हमेशा समतल होनी चाहिए।
इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खी की जहां हमने पेटियां लगाई हुई हैं वहां पर जमीन साफ होनी चाहिए। मधुमक्खियों को कई प्रकार के कीट व रोग भी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, जिस कारण से मधुमक्खियां सही मात्रा में शहद एकत्रित नहीं कर पाती। इसलिए किसान भाइयों, अपनी मधुमक्खियों को बचाने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा। अगर आसपास दीमक का प्रकोप है तो उस समय पे हमें थोड़ी दूरी पर क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट का प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन वो बक्से से दूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक बीमारी आती है बरुआ जैकोब्सोनाई। बरुआ जैकोब्सोनाई शीतकाल में आने वाली समस्या है। यह लगभग अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर के पूरे शीतकाल तक रहती है। अंडे की स्टेज होती है, उस समय पर यह छत्ते में प्रवेश कर जाती है और जब एडल्ट बाहर नहीं निकल पाता, वयस्क नहीं हो पाता और छत्ते को निकाल करके देखा जाता है तो उसमें हम देखते हैं तो एक जूनुमा बरुआ जैकोब्सोनाई उसमें चिपका हुआ रहता है, जो उसके सारे हीमोलिम्फ को चूस करके नष्ट कर देता है, जिससे हमारी श्रमिक मक्खियां नहीं बन पाती हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन मधुमक्खियों की कम होती चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिन जिन छत्तों में, जिन जिन फ्रेम्स में यह बीमारी आ गई है, उन्हें काट करके जमीन में गाड़ करके नष्ट कर दें। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है, या तो हमें बेंजोइक एसिड एक जेल आता है या सैलिसिलिक एसिड की हम स्ट्रिप भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम सल्फर का फ्यूमिगेशन भी बॉक्सेस में कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के बाद हम बक्सों की सफाई का नियमित ध्यान रखें, बक्सों को हम यथावत साफ करते रहें। यही समय मधु निष्कासन के लिए अति उत्तम होता है। किसान भाइयों, इस समय मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद बनाती हैं, इसलिए आप मुंह पर मुंह रक्षक जाली एवं हाथों में दस्ताने पहनकर शहद से भरे हुए फ्रेम्स को सावधानी पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर नेट लगाकर शहद के फ्रेमों में से मशीन द्वारा शहद को निकालें तथा उस शहद को टीन या प्लास्टिक के डब्बों में भरकर रखें। अगर बीमारी होगी तो शहद भी हमारा खराब हो जाएगा और शहद भी खराब होगा तो उनमें भी इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर मधुमक्खी पालक को लाभ पाना है तो हमारे मधुमक्खी के बक्से उचित हों और बीमारियों से ग्रसित ना हो। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जोशीमठ चमोली के कृषक प्रदीप बिष्ट ने। यह सेब, आड़ू और प्लम के बागों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप बिष्ट जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फरवरी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन जो है आप यूरिया के रूप में या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार जो आपको जो यूरिया का प्रयोग करना है वो थावले में छिड़क के करना है, क्योंकि ये जो यूरिया होती है ये जल्दी ही नमी में जो है घुल के मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए आपको इसको छिड़क के प्रयोग करना है। और उसके अलावा जो आपका फॉस्फेट और पोटास है ये जो है देर से खुलती है और पौधे को देर से प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग आपको पेड़ का जितना ऊपर फैलाव है उतने नीचे एक थावला जो है पूरा गोलाई के आकार का थावला बना लेना है, उसमें आप जो है फॉस्फेट और पोटास का प्रयोग करें। ये तो आपका खाद के बारे में हुआ। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, इसमें हम जो अगर नाइट्रोजन की मात्रा 5 भागों में बांट दें, पहले जो मात्रा 3/5 भाग है वो जो है आप फरवरी में प्रयोग कर सकते हैं, और पोटास की आधी मात्रा, फॉस्फेट की पूरी मात्रा का प्रयोग आप फरवरी में कर सकते हैं, और नाइट्रोजन की शेष जो है 1/5 भाग को आप माह अप्रैल या मई के पहले सप्ताह में, और पोटास की आधी मात्रा का प्रयोग अप्रैल और मई के उसमें कर लीजिए। खाद के प्रयोग करने के बाद आप जो है 1/5 भाग जो आपकी नाइट्रोजन बचती है वो जब आप फल तोड़ लेते हैं, उसके बाद फल तोड़ने में जनरली जो है सितंबर के उसमें फल तोड़ाई हो जाती है, तो सितंबर के बाद आप जो है 1/5 नाइट्रोजन की खेतों को नाइट्रोजन जो है पेड़ को दे सकते हैं। खेत में जो है हमने फर्टिलाइज़र का प्रयोग भूमि में किया। इसके अलावा आप जब जो है गर्मियों में ड्राई हो जाती है तो इसमें जो है पोषक तत्वों को आप जो है पानी छिड़काव द्वारा भी दे सकते हैं। तो पानी छिड़काव के लिए जो है आप 10 लीटर पानी में 50 ग्राम यूरिया, 80 ग्राम पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और 100 ग्राम
जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का जली घोल का प्रयोग कर सकते हैं। पानी छिड़काव के लिए जो है आपको कुछ बातों में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो है पानी छिड़काव आप जो है सुबह के मौसम में, जब मौसम एकदम साफ़ हो उस वक्त करना चाहिए, और अगर हवा चल रही है या बारिश होने की संभावना है तो आप जो है पानी छिड़काव न करें। ये पानी छिड़काव जो है आप जब फूल आने के बाद जब उसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगती हैं तो ये जो है आप पानी छिड़काव कम से कम जो है 5 अंतराल में कर सकते हैं। पहला छिड़काव आपने पंखुड़ी गिरने पे किया, उसके अगले सप्ताह जो है फिर आप ये कर लें। इस प्रकार जो है आप 5 पानी छिड़काव करने पे जो है पौधे को जो है वो पोषक तत्वों को पानी छिड़काव द्वारा भी दे सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु आम के बाग में कैसे करें अंतर फसली खेती। त्रिमूला फूल की उत्पादन तकनीक पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।